बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ दूसरी जानिब है डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर। आज बात करनी है एक इंतहाई हसास मौजू पे। मौजू है डिप्रेशन और खुदकुशी, और डिप्रेशन की वजह से खुदकुशियों के बढ़ते हुए रुझान को डिस्कस करना है। इस सिलसिले में माहिराना राय लेंगे डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर से। एक छोटी सी तमहीद है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कॉलम लिखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि कॉलम नहीं लिखते, बोलते कॉलम के जरिए आपसे बात कर लेते हैं। तो जरा दिल थाम के मेरी इस गुफ्तगू पे गौर कीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि बहुत से लोगों ने ताजा तरीन एक खुदकुशी को लेके गुफ्तगू की है। बड़े माहिरीन अपनी अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। बन्नू में एक वाकया पेश आता है जिसमें एक 47th कॉमन के CSP ऑफिसर की मौत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हार्ट अटैक है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही 9mm पिस्टल से अपनी राइट टेम्पल पे, अपनी दाईं कनपटी पे फायर करते हैं। वो फायर उनके सर से आर पार होता है, वो जाके बेड पे लगता है, और बेड पे लगने के बाद वो दीवार में लगता है, और वहां पे वो बुलेट जो है वो मिली है तफ्तीशी अफसरान को। इस मौका वारदात पे, इस वकूआ पे जो बिलाल पाशा हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनके कोलीग्स पहुंचते हैं। पहले दरवाजा भी वही खोलते हैं। वहां पे SP इन्वेस्टिगेशन पहुंचते हैं। वहां पे दीगर पुलिस अफसरान के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO बन्नू जो है वो भी पहुंचते हैं। इसका तजिया किया जाता है। गन शॉट रेजिड्यू के जरिए इस बात की तस्दीक हो जाती है कि ये वाकई एक खुदकुशी है। ख़वातीन और हज़रात, इसमें जो बात करने वाली है वो ये है कि इस वाकया को लेकर जो CSP ऑफिसर्स हैं, जो सिविल सुपीरियर सर्विसेज के लाडले जो बच्चे हैं, वो बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये मराद की कमी, वर्किंग एनवायरनमेंट में ज्यादतियों को लेकर ये खुदकुशियां हो रही हैं, और बिलाल पाशा आपकी कुर्बानी रहेगा नहीं जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। बिलाल पाशा पहले CSP ऑफिसर नहीं है जिन्होंने खुदकुशी की। बिलाल पाशा से पहले भी मुतअद्दिद ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। बड़े बड़े प्यारे CSP अफसरान जो है वो खुदकुशी के मुर्तकिब हो चुके हैं। बिलाल पाशा की नागहानी मौत जो है वो यकीनन तकलीफ का बायस है। अलबत्ता जिस तन लागे सो तन जाने, ये दुख, ये गम वो बाप बता सकता है। वो एक गरीब बाप जिसके कंधों ने अपने नौजवान बेटे का जनाजा उठाया, वो एक मजदूर बाप जिसके कंधों ने एक नौजवान बेटे का बोझ उठाया, जो कि हकीकतन ये वक्त था बाप का जनाजा उठाने का, लेकिन एक नौजवान बेटे का जनाजा उठाया। तो जिस तन लागे सो तन जाने। अलबत्ता बिलाल पाशा चूंकि एक इंतहाई गरीब घराने से था, वो बच्चों को CSS की तालीम भी देता था, और वो मेंटोर भी था। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था, फेसबुक पे एक्टिव था, टिकटॉक पे एक्टिव था, यूट्यूब पे एक्टिव था। और उसकी गुफ्तगू से जहां तक मैंने रिसर्च की है, मुझे उसके अंदर एक इंतहाई गमगीन और अफसुर्दा इंसान नजर आता रहा है। ख़वातीन और हज़रात, सवाल यह पैदा होता है कि इस किस्म के दिलखराश वाकयात क्यों रूनुमा होते हैं, डिप्रेशन क्यों होता है, और इतने आला तालीम याफ्ता कामयाब नौजवान डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन जो है वो तो स्कॉलर को भी हो सकता है, डिप्रेशन आलम दीन को भी हो सकता है, गर्ज के डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। बुनियादी तौर पर डिप्रेशन जो है वो नाउमीदी और नाकामी के बाद पैदा होने वाली बीमारी को कहते हैं। डिप्रेशन एक तरह का पागलपन है जो इंसान को दिमागी तौर पर कमजोर कर देता है, और डिप्रेशन के जेर असर इंसान जो है वो अपनी ज़हनी कैफियत पर काबू नहीं रख सकते, और वो जिस सोच की तरफ बढ़ते हैं फिर उसको कर गुजरते हैं। इसमें अज़दवाजी हालात भी हो सकते हैं, गैर मुतमईन जिंदगी भी हो सकती है, इश्क में नाकामी भी हो सकती है, और इससे बढ़ के जो मैं समझ सका हूं कि झूठी जिंदगी जो है, फेक लाइफस्टाइल, वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को नेचर के ऐन मुताबिक पैदा किया। जब इंसान हकीकी जिंदगी और हकायक से मुंह छुपाकर दुनियावी अननेचुरल जिंदगी गुजारने लगता है तो वो एक रोबोट बन जाता है। और रोबोट जो है वो चूंकि इंसानी तख्लीक है, उसे इंसान कंट्रोल करते हैं। रोबोटिक इंसान जब वो रोबोट लाइफ जीना शुरू कर देता है तो फिर वो माशरे के बोझ, तलखियां बर्दाश्त करने की सलाहियत खो देता है, और फिर वो फाइनली क्रैश कर जाता है। अलमिया यह है कि हम इस किस्म के भयानक वाकयात पर खुलकर बात नहीं करते, इन वाकयात को डिस्कस नहीं करते। अनापस्ती में एक ऐसा खोल
अपने ऊपर हमने चढ़ाया हुआ है, जो अनापरस्ती हमें उस में कैद कर लेती है और हम अपनी तकलीफ और दुख और फिर ये सब कुछ बयान करने में शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी तकलीफ बयान करेंगे या किसी की तकलीफ को डिस्कस करेंगे या इतने बड़े इंटेलेक्चुअल की किसी बात को डिस्कस करेंगे तो शायद वो इस चीज को बुरा महसूस ना कर ले। झूठी जिंदगी गुजारते गुजारते इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और डिप्रेशन के मरीज को हर सूरत में मदद की जरूरत होती है। वो खा किसी ओहदे का हो, वो खा स्कॉलर हो, वो खा कोई इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल दीनी मुहक्किक हो। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि डिप्रेशन मदद का तलबगार है और डिप्रेशन में मदद इंतहाई जरूरी है। बिलाल पाशा की खुदकुशी और बिलाल पाशा जैसे दीगर खुदकुशियां करने वालों की जिंदगी पर रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात तो तय है कि सीएसपी जो है वो एक लाडली क्लास है। अगर बिलाल पाशा की खुदकुशी की वजह और नेको कारा साहब जैसे खूबसूरत लोगों की खुदकुशी की वजह मुलाजमत के नाम मसायद हालात हैं और मुलाजमत की वजह से उन्हें खुदकुशी की है, तो फिर मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सिपाही से लेकर डीएसपी तक के ओहदा के सैकड़ों लोगों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए और रोजाना की बुनियाद पे सिपाही से लेकर डीएसपी तक के 10-12 लोगों को खुदकुशी जरूर करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इदारों को चाहिए कि इन वाकयात को लेकर रिसर्च करें, इन वाकयात को छुपाने की बजाय इन पे रिसर्च पेपर्स हों, इन पे सेमिनार्स हों और इनकी खुदकुशियों के असल वजूहात को मालूम करने की कोशिश की जाए और ये कोशिश की जाए कि ये वाकयात हकीकतन क्यों रूनुमा हो रहे हैं और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि मेरे साथ डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर मौजूद हैं, जो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और माशरे में एक इंतहाई अहम हैसियत रखते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, आप इस सिलसिला में बिलाल पाशा की खुदकुशी को लेके आपका क्या मौक़िफ़ है और आप इस सिलसिला में क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब। जी, हमारी फर्स्ट ईयर मेडिकल की बायोकेमिस्ट्री की किताब जो थी उस पे तो इंग्लिश में बुक तो पाकिस्तानी राइटर थे और उर्दू में एक शेर उस पे लिखा हुआ, जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो जब ये हमारे अनासर बिगड़ जाते हैं, हमारी बायोकेमिस्ट्री ठीक नहीं रहती, तो फिर हमारी जिंदगी भी से भी हम हाथ धो बैठते हैं। जो कि खूबसूरत सियारे पे हम रह रहे हैं तो इससे भी हाथ धो बैठते हैं। दरअसल बात ये है कि ख्वाब हम सब देखते हैं और अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखते हैं, लेकिन हम सादा जिंदगी से बहुत दूर हैं। सादा जिंदगी से बहुत दूर हैं और हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जिनका आपकी पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। मसलन आजकल के नौजवानों को लें कि वो कुछ छोटा मोटा काम चलाता हुआ मोबाइल जो है वो इस्तेमाल करना वो पसंद नहीं करता। हर एक जो है वो एक खास मोबाइल की तरफ जाता है जो कि बहुत महंगा होता है और वो समझता है कि उसकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है। वो मोबाइल अगर उसके पास नहीं होगा तो उसकी पर्सनैलिटी वो नहीं होगी। उसके पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास एक ओहदा अच्छा होना चाहिए और ओहदा भी ऐसा होना चाहिए कि वो डॉक्टर जैसा नहीं, जैसे हम डॉक्टर हैं, वो ओहदा ऐसा होना चाहिए जिसमें पैसे हो बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा उसमें आपका रोब-दाब हो और आप बहुत ज्यादा आप के पास पावर्स हों और पावर्स आप पॉजिटिव पावर्स के चक्कर में नहीं रहते, आप वो वाली पावर्स चाहते हैं। हम सब लोग पाकिस्तानी या इंसान जो पावर्स दूसरों को नुकसान पहुंचा सके, हम उसे पावरफुल कहते हैं कि वो किसी दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये पावर है। आप इसको पावर नहीं कहते कि कोई शख्स माशरे को और लोगों को कितना फायदा पहुंचा सकता है, लोगों का कितना प्यार इकट्ठा कर सकता है, उसको आप पावर नहीं कहते। आप पावर कहते हैं कि नुकसान कितना पहुंचा सकता है और जो जितना नुकसान पहुंचा सकता है
उतनी ही उसकी इज्जत होती। ये मैं आपको अपनी 8वीं जमात में पढ़ता था यहाँ लाहौर में, तो एक बहुत खूबसूरत से सुनहरी मूंछों वाले एक बड़े खूबसूरत से पुलिस इंस्पेक्टर होते थे, और वो मोटरसाइकिल उनके पास था बड़ा, उस जमाने में हैवी मोटर बाइक्स थे। तो ट्रैफिक पुलिस वो बना रही थी हफ्ता खुश इखलाकी। तो हम सब स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने ना अपनी एक सिपाही पीछे बिठाया हुआ था, एक वैगन जा रही थी जो ओवरफील्ड थी, तो उन्होंने हाथ दिया, उस वैगन को रोका नदीम चौक पे लाहौर कैंट में। तो वो साहब उतरे, हम सब बच्चे खड़े हो गए, हम देखा कि क्या कहते हैं, डायलॉग क्या होता है। तो वो खूबसूरत इंस्पेक्टर साहब उतरे, तो उन्होंने उससे कहा कि सर आपने गाड़ी को ओवरलोड किया हुआ है, ये ड्राइवर को कहा। उन्होंने कहा अच्छा फिर? उन्होंने कहा सर मैं आपके कागजात देखना चाहूंगा और आपका चालान करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कागज तो साढ़े को बाबू जी कोई नहीं देगा। अच्छा। उन्होंने कहा सर फिर तो आपकी गाड़ी को थाने में बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा रफीक और ला दो सारियां सवारियां ते गड्डी लॉक कर आप मालिक देख लें। अच्छा, हमें बहुत बुरा लगा यार कि एक इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो इतनी खुश इखलाकी से बात कर रहे हैं और प्यार से बात कर रहे हैं और उसे समझा रहे हैं। अच्छा जी, वो फिर बाद में पता चला कि वो राजा साहब थे। राजा साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने उसे उधर से ही ना खिड़की में से, बंद खिड़की में से घसीट के बाहर निकाला और उन्होंने खुशी से एक थप्पड़ दिया और जनाब वो चुप करके गाड़ी में बैठा, सिपाही साथ बैठा, साथ कंडक्टर बैठा, आरएफआर थाने में जाकर गाड़ी बंद कर दी। तो हम जो पावर्स हैं वो खूबसूरती की पावर्स, वो प्यार की पावर्स को पावरफुल नहीं कहते, हम उसे पावरफुल कहते हैं जिसका थप्पड़ पावरफुल है। तो इस पावरफुल थप्पड़ की तलाश में हमारी सारी जिंदगी गुजरती है कि हम दूसरे शख्स को कितना पावरफुल थप्पड़ मार सकते हैं। इससे मेरी इज्जत होती है इस माशरे में। तो ये हम सादा जिंदगी से दूर हैं, हम इस तरह के उल्टे सीधे ख्वाबों का पीछा करते हैं और आजकल की जो नस्ल है वो ख्वाब देखती है, फिर ख्वाब का पीछा करती है, ख्वाब तक पहुंच नहीं पाती और फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये जो बिलाल पाशा है जी, बिलाल पाशा ने खुदकुशी की। बिलाल पाशा की मैंने सोशल मीडिया को देखा है, खंगाला है। मैंने ये देखा कि बिलाल पाशा के अंदर बहुत कमियां थी, उसके अंदर बहुत सी अफसुर्दगी थी। श्योर। और वो इस लाइफस्टाइल को पसंद नहीं कर रहा था। वो अपनी गुफ्तगू में कहता था कि जी मैं माँ की आगोश में जाना चाहता हूँ और मैं अपनी वो सादा जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। इससे मुझे एक बात याद आ गई। मैं जब भी किसी जगह पोस्ट आउट हुआ, जहां पे भी मैं रहा हूं, बहैसियत SHO या बहैसियत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर, जो भी ओहदा मेरे पास रहा, तो अक्सर शिकायत रहती थी थानेदारों को और कांस्टेबल्स को कि जनाब काम बड़ा है जी, जनाब इन्ना नहीं हुंदा जी, गुजारा नहीं हुंदा जी, काम बहुत ज्यादा है जनाब, इन्ने घंटे काम करना पैंदा है जी, ते जनाब तनख्वाह थोड़ी। तो मैं उनको एक जवाब दिया करता था। वो जवाब ये होता था कि बरखुरदार तैनू असी कोई चिट्ठी लिखी सी या तैनू असी टैलीग्राम भेजिया सी या तेरे पिंड एक वफद गया सी ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆके किया कि तू सिपाही भर्ती हो जा या तू थानेदार भर्ती हो जा। भर्ती के टाइम पे तो आपने दरखास्त लिखी कि जनाब मेरे घर आटा नहीं है, मेरे घर 2 वक्त की रोटी नहीं है, और अब तुम एक नवाबजादा बन के इस नौकरी को बुरा कह रहे हो। ये तो तुम पे किसी ने जबरदस्ती मुसल्लत नहीं की। मैं बिलाल पाशा की सोशल मीडिया अकाउंट को देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बिलाल पाशा की तमाम तर गुफ्तगू फेक थी। उस पे क्या पाबंदी थी, क्या सख्ती थी कि वो अपनी मां की आगोश में जाके नहीं ये बिलाल साहब जो थे ये शादीशुदा थे। बिलाल साहब जो है बिलाल पाशा, इनकी शादी हुई जो तकरीबन 6 माह चली। इनके वो मतलब इट वाज नॉट अ अरेंज मैरिज, तो वो फिर टूट गई।
جی शायराना तबीयत के एक आजाद मंच शख्सियत थी, और जैसे बुझे बुझे शायर होते हैं, सिगरेट का कश लगाते हुए गुफ्तगू करने वाले, तो वो कुछ बुझी बुझी सी शख्सियत थी। उनकी शख्सियत में मुझे बहुत सी कमियां नजर आई, लेकिन एक ये बात जो मैंने बार बार उनकी गुफ्तगू में सुनी कि मैं तरसता हूं कि मैं वो सादा जिंदगी गुजारूं, मैं माँ की आगोश को तड़पता हूं, मैं उन खेतों खलियानों में जाना चाहता हूं। तो क्या चीज अमर माने था? नहीं, ऐसे है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द दोस्तों का, अपने कोलीग्स का जो माहौल देखा ना, तो वो माहौल उन्हें पसंद नहीं आया। वो देखते थे कि वो लोगों को किस तरह टॉर्चर करते हैं, वो देखते थे कि ये मेरे साथ के CSP अफसर जो हैं वो काम को कैसे रोकते हैं, क्योंकि काम रोकने में ही तो आपकी पावर नजर आएगी। अगर आप काम करते जाएं और काम करने में आसानियां पैदा करें। वो मोटिवेट भी करते रहे। मैंने उनके देखी इतनी मोटिवेशनल स्पीचेस देखी हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं जी आगे बढ़ें, रुकना नहीं है, काम करना है, काम करते रहना है, लगन से काम करना है, कमाई करते रहना है, और आपका जो सर्किट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं कम उम्री में 50-60 हजार रुपया कमा लेता था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैं बड़ी मेहनत करता था। तो डॉक्टर साहब एक्चुअली मैं साइंटिफिकली ये मालूम किस डिप्रेशन का शिकार हुए, नौकरी छोड़ के घर चले जाते हैं। साइंटिफिकली ये है कि डिप्रेशन एक बीमारी का नाम है। ये सिंपल एक वर्ड इंग्लिश का ना समझे। डिप्रेशन एक बीमारी का नाम है जिसमें हार्मोन जो हैं, जो आपको बुराई की तरफ, जो आपके बॉडी को तोड़ते हैं, उनकी मिक़दार बढ़ जाती है। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक आपके जीन्स हैं और एक आपका माहौल है। समटाइम ये आपके हार्मोन ऐसे होते हैं जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन अगर आपका इर्द गिर्द का माहौल बहुत अच्छा है, आपने अपने लिए अच्छे फैसले किए हैं, आपने 2 फैसले हैं जिंदगी के जो आपकी जिंदगी पे बहुत लंबे अरसे तक हावी होते हैं, वो दोनों फैसले आप खुद नहीं करते। नंबर 1 फैसला जो है वो आपकी एजुकेशन है, आपके करियर का फैसला, वो माँ बाप करते हैं। दूसरा बड़ा फैसला जो है वो किसका है? वो आपकी शादी का फैसला है, वो आपकी बहनें और भाई करते हैं। जब आप कर लेते हैं कहीं कोई फैसला अपनी जिंदगी का, शादी में, ब्याह में, तो आपकी फैमिली आपको जिंदा नहीं रहने देती। वो ऐसे होता है कि जैसे माशरे में उनकी नाक कट गई है कि भाई ने या बहन ने उनसे पूछे बगैर अपनी जिंदगी का एक फैसला कर लिया है। अब वो माशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते, वो आपको जिंदा नहीं रहने देते। तब ये क्या डॉक्टर साहब, क्या डिप्रेशन अचानक भी हो सकता है? नहीं, डिप्रेशन में देखें उसकी बॉडी ऐसी है कि उसके हार्मोन जो है ना, जो नेगेटिव हार्मोन्स है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता देता हूं। एक पुलिस ऑफिसर वो एक जगह पार्टी पे जाते हैं और उस पार्टी पे वो इतने ड्रंक हो जाते हैं कि वो अपने कपड़े उतार देते हैं जी, वो बरहना हो जाते हैं, और फिर उसी हालत में उनके सबॉर्डिनेट्स लेके उनको घर पहुंचते हैं। और जब उनके सबॉर्डिनेट्स लेके उनको घर पहुंचते हैं तो खैर बार कर वो उनको सुला देते हैं, और वो जब सुबह उठते हैं तो वो सारी मेमोरी रिकॉल करते हैं और वो अपने आप को शूट करते हैं। वो फेस नहीं कर सकते कि मैं अब इस कॉन्स्टेबलरी को कैसे फेस करूं। इसी तरह से और बहुत सारे वाकयात हैं, मैं उनको मतलब नहीं इस तरह से खुल के एलैबोरेट करना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि वाकयात को डिस्कस होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने वाकया बताया ना, इसमें ये था कि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पी गए, उन्होंने ऐसी उल्टी सीधी हरकत की, और वो बेचारे ये थे कि जब वो शरीफ आदमी थे और वो इन लोगों को फेस नहीं कर सकते थे अपनी इस हरकत को। इसमें सिंपल ये होता कि आइंदा वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए सारे काम करते, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम ना करते, तो फिर तो ठीक रहते। उन्होंने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम किया और फिर लोगों को फेस नहीं कर सके। अंदर से उनके भी हार्मोन्स ने उन्हें तंग किया और एकदम से नेगेटिव हार्मोन्स उनके ऊपर गलबा पाके और उन्होंने सुसाइड। एक वाकया और, मतलब जिन चीजों को अच्छा, ये नहीं मैं बताता हूं,
यही वाकया अगर वो अपनी फैमिली में अपने दोस्तों में डिस्कस कर लेते कि यार रात को मेरे साथ ये हुआ और मैंने ये कर दिया, यार मैं बड़ा परेशान, और दोस्तों का ग्रुप उनको अपने कैटर करता और वो अपनी उन्हें ले लेता, उन्हें कुछ अरसे के लिए इस सारे माहौल से कहीं दूसरी जगह निकाल के ले जाते वो लोग, तो ये बंदा कभी भी खुदकुशी ना करता। ये उस वक्त का माहौल, उस वक्त की सोच उनकी जो है ना, उससे अगर थोड़ा सा उन्हें टाइम और मिल जाता तो उनकी सोच ने उन्हें खुदकुशी की सोच उन्हें, मतलब वो जो लम्हा था, उस लम्हे में ये बिल्कुल आप वाली ये बात है जो मैंने आपसे सुनी थी कि आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के दौरान आपको गोता लग जाता है, तो आपके साथ एक स्विमर आपको हल्की सी पुश दे देता है, और उस पुश से आप उस रेलिंग को मैं पकड़ लेते हैं और आप बच जाते हैं। यही है। तो सर हर वक्त तो इस तरह का एनवायरनमेंट जो है आपके देखें, आपके बहुत से दोस्त होने चाहिए और फिर दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप भी उनमें से होना चाहिए जिनके साथ आप हर तरह की बात शेयर करें। डॉक्टर साहब, खुदकुशियों को लेके, डिप्रेशन को लेके आप क्या समझते हैं कि ये क्या होना चाहिए, आइंदा हमें क्या करना चाहिए? आप देखें कि लोग डिप्रेशन से निकल ये सीएसपी ग्रुप जो है, सीएसपी जो है, ये तो समझें कि इनकी खुदकुशी, अगर ये खुदकुशी करते हैं तो हम सबको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए। लेकिन मसला मैं आपको ये बताता हूं कि हर बंदे के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव हार्मोन्स हैं। आपको नहीं पता चलता कि आप कब डिप्रेशन में जाते हैं और कब। कई दफा आप अपने डिप्रेशन को एंजॉय करते हैं, आप अपने ऊपर जो डिप्रेशन तारी करते हैं ना उसे एंजॉय करते हैं आप, और ये अगर सिलसिला ज्यादा देर रहे तो आप लाजमी बात है खुदकुशी की तरफ ही जाए। तो ये हकीकत है कि जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं जी, वो उनको डिग आउट करना बहुत जरूरी है। कमजोर लोग होते हैं। नहीं, कमजोर नहीं कहना चाहिए, वो असाबी तौर पे कमजोर लोग, असाबी तौर पे उनके अंदर कमजोरी है। इस कमजोरी का पता चलना चाहिए। अब सीएसपी जो है ना, जब इनका इंटरव्यू होता है ना, तो एक कोने में एक बहुत शतर और बहुत तेज शख्स बैठा होता है, वो होता है साइकेट्रिस्ट। वो कोई सवाल शायद नहीं तो करता। फिर मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये बड़ी दुख की बात है कि इस लेवल के लोगों का जो साइकेट्रिस्ट जो है वो तजिया कर रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता है, तो फिर उसको तो कैद हो जाना चाहिए। नहीं, अगर वो एनालाइज कर लेता, वो साइकेट्रिस्ट, उस साइकेट्रिस्ट से पूछा जाए आपका क्या ख्याल है कितनी देर का इंटरव्यू हुआ होगा? ये कम से कम आधे घंटे का इंटरव्यू है, ठीक है, और उसमें कितने मेंबर्स हैं, और सेक्रेटरी से कोने में बैठा हुआ उसकी हर एक हरकत को देख रहा है। अगर साइकेट्रिस्ट मोबाइल से खेल नहीं रहा, मैं आपको, अगर साइकेट्रिस्ट इंटरव्यू में बैठा हुआ साइकेट्रिस्ट अपने मोबाइल से नहीं खेल रहा ना, उसे हर कैंडिडेट की हर एक जुम्बश को नोट करना है, और वो नोट, अब ये बिलाल पाशा ने जिस ग्रुप में इंटरव्यू दिया था, जिन्होंने इसका इंटरव्यू किया था, उसके सेक्रेटरीज को इसमें पूछना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर होना चाहिए। मैं याद ना, आप केस नहीं, मैं देखेंगे, मैं एक्सट्रीमिस्ट, आप इस तरह से मैं अर्ज कर रहा हूं, आप केस ना रजिस्टर करें। अच्छा, कम से कम उसके नोट्स तो देखें ना कि उसने इनके बारे में क्या लिखा है, और वो अपने नोट्स। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया साइकेट्रिस्ट के हवाले से। मैं ये समझता हूं कि जिस वक्त बिलाल पाशा का इंटरव्यू हो रहा था, तो वो साइकेट्रिस्ट या तो उस वक्त अपनी किसी इंतहाई महबूब शख्सियत से महवे गुफ्तगू था, श्योर, और वो अपने मोबाइल फोन, या फिर वो अपने मोबाइल फोन पे टिकटॉक देख रहा था। हाँ, खेल रहा होगा। क्योंकि वजह इस तरह से है कि हमने एक इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू जो था वो था एक साइकेट्रिस्ट ने वो इंटरव्यू लेना था, जिसमें सिलेक्शन थी इंतहाई अहम शख्सियात की प्रोटेक्शन के हवाले। यस। तो जिस साइकेट्रिस्ट ने वो इंटरव्यू लिया, उसमें वो तकरीबन सबसे एक जैसे ही सवालात कर रहे थे। उन्होंने एक कैंडिडेट से सवाल किया कि आपको डर लगता है? तो उस कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मुझसे ये सवाल किया गया तो मैं सिलेक्ट हो गया। कैंडिडेट से सवाल किया उन्होंने, जी आपको डर लगता है? उन्होंने कहा लो जी कमाल हो गया, मैं डरने वाले दिहाड़े जम्या कोई ना। अच्छा। उन्होंने कहा जी आप गाड़ी को लॉक करते हैं? जी करता हूं। करते हैं? तो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। यही सवाल मुझसे उन्होंने किया, मैं कहा जी मैं बिल्कुल डरता हूं, मुझे सम टाइम तन्हाई से भी डर लगता है, मुझे सम टाइम अंधेरे से भी डर लगता है,
میں انسان ہوں اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری محسوسات ڈال کے پیدا کیا ہے. تو یس آف کورس مجھے ڈر لگتا ہے. میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہوں. میں اپنے والدین کے کھو جانے سے بھی ڈرتا ہوں. میں اپنے دوستوں کے کھو جانے سے بھی ڈرتا ہوں, خوف زدہ رہتا ہوں. تو یہ تو خوف کی چیزیں ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ واقعی بڑی گہرائی سے آپ کا تجزیہ کرتے ہیں. تو میں نے اس حوالے سے عرض کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جس سائیکیٹرسٹ نے خودکشیاں کرنے والے افسران کو اینالائز کیا نہیں کر سکا, تو پھر انہوں نے ایک بدیانتی کی. نہیں بدیانتی نہیں کی, لیکن کئی دفعہ مس بھی ہو جاتا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ لاہور میں جو ہے نا ایک مینٹل ڈیزیز کا ہاسپٹل ہے. اب آپ نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے پاگل خانہ. ہاں یہ بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس پاگل خانے میں کوئی نہیں جانا چاہے گا. کوئی نہیں جانا چاہے گا. اگر میں کسی دوست کو ملنے کو چلا جاتا ہوں, میں جاتا ہوں, جب میں بتاؤں آپ کو نا, میں جاؤں نا, تو ایک دفعہ میں باہر آ رہا تھا, تو میں چونکہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں, تو باہر مجھے ایک ملنے والا ملا. انہیں کہا ڈاکٹر صاحب خیر. اب دیکھیں کہ ہم اسے کیوں ایک ٹیبو کے طور پہ لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں برین دیا ہے, دماغ دیا ہے, تو اس دماغ میں کوئی پرابلم بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو جب اگر پرابلم ہے تو اس کا حل بھی ہے, اس کی دوائی بھی ہے, اس کی کوئی پریکاشنز بھی ہیں, اس کے کوئی فیملیز کے لیے اور دوستوں کے لیے کوئی ہدایات بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ مینٹلی کوئی بندہ ڈسٹربڈ ہے, تو اس کے دوستوں کو بھی سائیکیٹرسٹ چاہیے کہ اس کے دوستوں کو بھی ساتھ بلائے, اس کو جنہوں نے اس کے ساتھ رہنا ہے. اس کے آفس کے وہ لوگ ان کے لیے بھی ہدایت نامہ ایک دے. ڈاکٹر صاحب میں چند ایک لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں ڈپریشن ہے جی. بے انتہا محبت, بے انتہا خلوص, بے انتہا پیار کے باوجود کوئی سمجھنا نہ چاہے, کوئی اپنا علاج کروانا ہی نہ چاہے, اور وہ نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھتا چلا جائے. یس. تو اس بے بسی کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بے بسی ہے, اور جو ڈینائل ہے, اس کا ڈینائل ہے بہت بڑا نا, کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہے, یا میں نے علاج اس چیز کا, یا یہ جو میرا علاج کر رہا ہے نا اصل میں یہ پاگل ہے, میں نے نہیں کرنا. تو اس کی فیملی کو ساتھ ملا کے, اس کے دوستوں کو ساتھ ملا کے اس کا کیا جا سکتا ہے. اسے کوئی میڈیسن دی جا سکتی ہے, چاہے میں صبح اس کی ماں جو ہے, یا اس کی بیوی جو ہے, یا اس کا بھائی یا بہن, چاہے میں کوئی دوائی کے 2-4 قطرے ڈال کے اسے پلا دو. ٹھیک ہے. دوستوں کو بھی ہدایت نامہ دوستوں کے لیے بھی ہو کہ اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. بیسیکلی ڈپریشن کی جو کیفیت ہے جی, جو میں سمجھ سکا ہوں, انگزائٹی, ڈپریشن, اس کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت پہ انسان خود سے قابو پا سکتا ہے. خود سے قابو پانے والا جو بندہ ہے نا, وہ اگر چاہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کئی دفعہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے جینز کے بارے میں بات کی تھی. جی, جینیٹیکلی تو جس فیملی کے نہ ماں کی طرف سے جینز ہوں نہ باپ کی طرف سے جینز ہوں, وہ کیوں ڈپریشن میں چلا جائے گا؟ اگر ماں باپ کی طرف سے نہیں ہے تو فور فادرز میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک کمبینیشن آ رہا ہے. خواتین و حضرات, ہم نے آج بات کی ڈپریشن پہ, اور ڈپریشن کی صورت میں جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس پہ. میں ایک لے مین ہوں, میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں, نہ میں ڈاکٹر ہوں, لیکن جتنا علم میرے پاس موجود ہے میں دعوت فکر دوں گا ڈاکٹر سید محمد جہانگیر کو بھی, اور دعوت فکر دوں گا عوام الناس کو بھی, انٹلیکچوئلز کو بھی, اور بڑے بڑے جو محققین ہیں ان کو بھی, مفکرین کو بھی, کہ ڈپریشن پہ ریسرچ کیجئے گا. میں نے اپنے تئیں بحیثیت ایک عام انسان ڈپریشن پہ جو ریسرچ کی ہے, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب آپ جھوٹی زندگی جینا شروع کرتے ہیں, جب آپ فیک لائف سٹائل اپناتے ہیں, اور جب آپ سادگی سے دور ہو جاتے ہیں, جب آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, اور جب آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سب کچھ مجھے ہی کر گزرنا ہے, اور جب آپ رب العالمین کے کاموں میں مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. امید ہے
آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ اس میں کیا چیز آپ کو اچھی لگی, کیا چیز بری لگی, اور آئندہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, تو پھر ہم ڈسکس کریں گے. اس فیڈ بیک پہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے ایک مزید پروگرام کریں گے, کیونکہ میں یہ سمجھ سکا ہوں میرے لیے یہ موضوع انتہائی اہم ہو گیا. خواتین و حضرات, بحیثیت پولیس آفیسر میں نے جو لرن کیا ہے, میں نے جتنی خودکشیاں دیکھی ہیں اور میں نے جتنی موتیں دیکھی ہیں ڈپریشن کو لے کے یا ادروائز, میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو باقاعدہ ڈسکشن کا حصہ بنائیں اور اس پہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, کیونکہ میرے رائٹ لیفٹ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ڈپریشن کے مریض ہیں, جن کو انگزائٹی بھی ہو جاتی ہے. اور میں نے یہ لرن کیا ہے کہ جب آپ فیک لائف جینا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی زندگی میں اتنا جھوٹ شامل ہو جاتا ہے, تو پھر آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اور وہ بوجھ آپ کو ڈپریشن کی جانب لے جاتا ہے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.